हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। आज के पूरे लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अपने आप में एक बहुत ही अलग टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना। हम यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, कैपेसिटर कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसी कैपेसिटर को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद फिर नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन होगा, है ना। कई सारे कैपेसिटर को हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ करके समतुल्य धारिता निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले हैं। तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि आज से जो लेक्चर होने वाला है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ना। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो एकदम मन तन लगा करके एकदम अच्छे से समझना है, पूरा फोकस रहना है। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी काम को इस तरह से करते हैं कि हम कभी असफल नहीं होंगे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो और ये माइंड में सोच करके आप करते हैं कि इस काम में हमको सफलता मिलना ही मिलना है, तो कहा जाता है कि भगवान भी आपका उस काम में मदद करता है ना। आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है। और ये बात सच साबित होता है कि अगर आप कोई भी काम को मन लगा करके करते हैं और कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देते हैं तो एकदम 100% है कि वो काम एकदम सक्सेस होने वाला है। चलिए, तो इसी तरह से मन लगा करके हम भी पढ़ाएंगे और आपका भी काम है कि मन लगा के पढ़ना है। तो कैपेसिटर होता क्या है? कई सारे लोग सोच रहे हैं कि कैपेसिटर कौन सा चिड़िया का नाम है ना। कैपेसिटर तो कभी सुने ही नहीं, है ना। तो आप रेजिस्टेंस सुने होंगे, प्रतिरोध 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप 10वीं क्लास में 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे तो जिस तरह से रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक डिवाइस होता है ना, जो करंट में अपोज करता है, करंट में बाधा डालता है, करंट में रुकावट डालता है। यानी ज़्यादा करंट अगर कहीं पे पास हो रहा है और हमको कम करंट की आवश्यकता है, मान लो हमको 5 एम्पियर की आवश्यकता है और 50 एम्पियर आ रहा है, तो अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अपने आप करंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना, कम आने लगेगा ना। करंट क्या होता है? रुकावट डालने वाला चीज़ है कि ज़्यादा आ रहा, हमको कम चाहिए तो हम रुकावट डाल दिए वहाँ पे। तो रेजिस्टेंस का काम वो है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में पहले से पढ़ चुका है। अभी हम आपको रेजिस्टेंस का पिक्चर और कैपेसिटर का पिक्चर, दोनों का पिक्चर अभी हम पहले दिखा देते हैं ना। कैपेसिटर का पिक्चर कैसा होता है आप देखे होंगे, कैपेसिटर अभी दिखाएंगे पिक्चर में तो सब लोग ये सोचेंगे ये तो हम देखे हुए किए हैं, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी आप देखे होंगे, कैपेसिटर भी आप देखे होंगे, बट हम लोग पूरे क्लास में आज चर्चा करेंगे कैपेसिटर के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का लेक्चर और आपको हम पिक्चर दिखाते हैं कैपेसिटर का। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा, ऐसा वाला इमेज है ना। कई लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, है ना, कभी टीवी बनते हुए देखे होंगे, या फिर टेप रिकॉर्डर, या फिर मोबाइल का चार्जर। सबसे कॉमन चीज़ होता है मोबाइल का चार्जर। तो कभी आप देखे होंगे चार्जर वाला जो होता है ना, पीसीसी बोर्ड जो होता है, पीवीसी बोर्ड जो होता है, वो उस बोर्ड पर ये इस तरह का कुछ बना होता है ना, लगा हुआ रहता है। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो ये आपका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पे कलर कोड लगा रहता है। जब आपको रेजिस्टेंस हम पढ़ाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि ये कलर कोड का अपना एक कोड होता है, डिजिट होता है, और उस डिजिट के सहारे से हम सबका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो रेजिस्टेंस हो गया, बट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कैपेसिटर को अब दिखाते हैं कि कैपेसिटर आपका कैसा होता है। कैपेसिटर कोई भी ये वो इसको क्लिक करना। देखो, ऐसा कैपेसिटर आप देखे होंगे पंखा वगैरह में देखे होंगे आप, है ना। ऐसा कुछ देखे होंगे पिक्चर, फुल स्क्रीन करना। हाँ, देखिए ऐसा कुछ आप देखे होंगे पंखा में, है ना, फैन में बैटरी नियन लगल रहता है पंखा में। तो इसी को कहा जाता है कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। आपने कंडेंसर का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? कंडेंसर का, है ना। इसको कंडेंसर बोलते होंगे, दुकान से जब खरीदते होंगे ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पंखा का स्पीड कम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया, तो
तो दुकान जा करके बोलते हैं हमको कंडेंसर चाहिए, और दुकान वाला हमको इस तरह का कुछ देता है, डिवाइस देता है, और उसको ला करके भी हम लोग पंखा में लगाते हैं, और पंखा क्या होता है, तेजी से घूमने लगता है ना। अच्छा, यही चीज आप देखे होंगे कई सारे मोटर में जो होते हैं, है ना, जो टुल्लू पंप जो होता है, जो पानी निकालने वाला मोटर होता है, तो वहां पर भी रहता लगा। वैसे थोड़ा बड़ा होता है साइज में वो, लेकिन वहां पर भी कैपेसिटर ही लगा होता है, तो वो भी आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है। और भी कई तरह है कैपेसिटर का, कई सारा प्रकार है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इमेज ऐसा कुछ, ये आपको चार्जर में दिख रहा होगा ना, मोबाइल फोन का जो चार्जर है, एक आध चार्जर तोड़ देना अगर खराब है तो उसमें देखोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा ये 35 वोल्ट, तो 35 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज इसका है, और 100 माइक्रोफैराड, सॉरी 1000 माइक्रोफैराड, इसमें जो डेटा दिया हुआ है 1000 माइक्रोफैराड, ये 1000 माइक्रोफैराड क्या है ना। हम लोग अभी सब चीजों पे चर्चा करेंगे, 35 वोल्ट क्या है, 1000 माइक्रोफैराड क्या है। अभी आप सिर्फ ये देखो कि कैपेसिटर होता कैसा है, क्या आपने ऐसा चीज देखा है, बस सिर्फ आपके माइंड में हम पिक्चर सेट कर रहे हैं कि अच्छा ये कैपेसिटर होता है, ये भी आपका कैपेसिटर है ना, ये कम वैल्यू का होता है। चलिए, और देखो हम कैपेसिटर का जो प्रकार है, देखो कैपेसिटर ऐसा भी होता है, ऐसा मसूर के दाल के जैसा, देखो मसूर के दाल के जैसा होता है, ये सब आपको चार्जर में दिख जाएगा, छोटे छोटे जो किट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स किट होते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये भी आपको मिलेगा, टेप रिकॉर्डर हो गया, डीवीडी हो गया, चार्जर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। सबका वैल्यू अपना अपना अलग होता है, इसका वैल्यू और कम होता होगा, इसका वैल्यू कम होता है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, पंखा वाला उससे ज्यादा होता है, मोटर वाला उससे ज्यादा होता है ना। तो ये सबके सब क्या है, कैपेसिटर है सबका। और दूसरा नाम इसी का है कंडेंसर है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू, कंडेंसर नाम होता है ना, इसी का दूसरा नाम कंडेंसर। कैपेसिटर कंडेंसर दोनों बात सेम है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर है क्या, ये क्या है, इसका काम क्या है ना, कैपेसिटर क्यों लगाते हैं हम किसी सर्किट में, आज सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम हेडिंग लगाते हैं कैपेसिटर। संधारित्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र, है ना। ये न्यू लेक्चर है, न्यू टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है कैपेसिटर को पढ़ने में। तो कैपेसिटर है क्या, तो कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कि पंखा, है ना, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, दिख जा रहा, फैन हो गया आपका, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। तीसरा नंबर में जैसे हम ले ले कैमरा का जो फ्लैश लाइट होता है, अगर आपके पास अभी जब आप देख रहे होंगे वीडियो को, है ना, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि सच में कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है ना। तो जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर, कैमरा का फ्लैश हो गया, और भी कई सारे सर्किट्स हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे आरसी सर्किट, है ना, एलसीआर सर्किट, उसके बाद एलसीआर, जहां जहां पे सी आ रहा है, एलसीआर, आरसी सर्किट, उसके बाद एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन के रूप में देखेंगे। तो इन सब जगहों पर भी कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। अभी आपको लग रहा होगा नाम से, है ना, ये सब क्या एलसीआर है, क्या आरसी है, क्या एलसी है ना। तो हम एक बार समझा देते हैं कि एलसीआर जो है ये एक ऐसा सर्किट होता है, एलसीआर, जिसके सहायता से ही हम टीवी का चैनल को बदलते हैं ना। आपने रिमोट देखा हो ना, बैठे बैठे कैसे करते हैं कि 4 दबा दिए ना, कलर्स वाला सीरियल नहीं दे रहा तो 5 दबा देते हैं, तुरंत चेंज हो जाता है टीवी पे, है ना। तो उसके बाद अगर म्यूजिक सुनना है तो कुछ और हम लोग ना चैनल म्यूजिक वाला सेट करते हैं, तो एलसीआर सर्किट पे ही काम करता है। वहां पे सीआर जो है वो ही वोल्टेज को कंट्रोल करता है बेसिकली, और जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको अप्लाई करता है। हम लोग चर्चा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। आरसी भी एक तरह का सर्किट है, एलसी भी सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन है। एलसी ऑसिलेशन जो है, जितने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, आपका जो मोबाइल फोन में इंटरनेट काम करता है वो एलसी ऑसिलेशन पे ही काम करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैपेसिटर हमारे लिए कितना फायदेमंद है ना। अगर सोचो कि दुनिया में कैपेसिटर नहीं होता तो मोबाइल फोन नहीं होता, है ना। जो आप मोबाइल फोन अभी देख रहे हैं, जब मर्जी तब यूट्यूब पे जाकर के मूवी देखते हैं तो वो नहीं होता आपका। चलिए, तो ठीक है, तो अब समझते हैं कि काम क्या है कैपेसिटर का। तो जैसे पंखा हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, कैमरा का फ्लैश हो गया, इन सब चीजों, ये सब जो डिवाइस है आपका, ये सब डिवाइस में कम समय में
है ना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम 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 आराम आराम से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि जल्दबाजी है, जल्दबाजी कुछ नहीं, एकदम आराम आराम से समझेंगे। यही होगा कि एक वीडियो है ना, एक लेक्चर को 2 वीडियो में होगा कवर अप करेंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, सब लोग घर पे ही बैठ के हैं। और एक चीज़ और हम बताते हैं कि जितना हो सके बाबू घर पे ही रहो, घर पे एकदम आराम से रहो, है ना, सुरक्षित रहो, और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, है ना। अभी इतना पैनिक सिचुएशन चल रहा है, इतना पैनिक सिचुएशन चल रहा है ना पूरे ऑल इंडिया में कि कहाँ नहीं जा सकता है ना। अभी हम आपको बताते हैं, कल परसों का न्यूज़ है कि वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी, वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, आपने नाम सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसका जो सीईओ है ना, जो कंपनी का जो सीईओ है, ये इंडिया छोड़ करके चला गया ना, देश छोड़ करके चला गया। उसका रीज़न वो बताया कि हम जब इंडिया में थे तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब हमको टॉर्चर किया जा रहा था ना, हमारे ऊपर धमकी, समझ लो, अगर ठेठ भाषा में समझो तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो सीईओ है उसको धमकी मिल रहा था इंडिया के लोगों से नहीं, बल्कि इंडिया के जो नेता लोग हैं उससे धमकी मिल रहा था। इंडिया के जो कई सारे बिजनेसमैन हैं, है ना, जिसके टॉप मतलब जो बिजनेसमैन का जो मालिक है वो उसको धमकी दे रहा था कि हमको वैक्सीन जल्दी चाहिए, है ना, आज ही चाहिए, कल ही चाहिए। तो बेचारा क्या करेगा, नहीं दोगे तो देख लेंगे, इस तरह का मतलब कई सारे वो अपना बताए हैं कि हमको अलग तरीके से मतलब डील किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा था, इसलिए हमको देश छोड़ना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारे देश में जो वैक्सीन बना रही कंपनी वो सेफ नहीं है, तो हम लोग कितना सेफ हैं ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस सबसे बेहतर उपाय है अभी, है ना, जितना हो सके आप घर पे रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। और बाकी जब भी है कुछ भी आए पॉजिटिव सोच रखिए एकदम, है ना, अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोच बना करके रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, एक ना एक दिन तो सब कुछ सही होने वाला ही है, बस ये उम्मीद लगा करके रखिए। चलिए तो हम लेक्चर को समझते हैं। तो कोई ऐसा कम समय में हम लोग क्या समझ रहे थे कि जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया और कैमरा का फ्लैश हो गया, इन सब चीज़ों को कम समय में ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है ना। और हमारे पास जो जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम करंट से ला करके फैन को जोड़ दिए तो इलेक्ट्रिक करंट में जो वायर लगा हुआ है ना, वो वायर 1 सेकंड में हमको जितना करंट चाहिए, जैसे फैन को चलने के लिए 1 सेकंड में चाहिए 20 एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, जो पावर हाउस से जो आ रहा है ना, जो ट्रांसफार्मर से तार आ रहा, वो तार में 1 सेकंड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पियर मिल सकता है, या 1 एम्पियर मिल सकता है, या 5 एम्पियर मिल सकता है। और हमको कितना चाहिए बाबू? 1 सेकंड में 20 एम्पियर चाहिए, और मिल रहा है कितना 1 सेकंड में? 2 एम्पियर। तो पंखा चल भी नहीं करेगा। पंखा को चलने के लिए 1 सेकंड में कितना करंट चाहिए? 20 एम्पियर। और हम कितना दे रहे हैं 1 सेकंड में? 2 एम्पियर। तो पंखा को स्पीड पकड़ने में कितना समय लग जाएगा, है ना। यानी कि गर्मी में चलाएंगे पंखा तो ठंडा में जाकर के स्पीड पकड़ेगा, कुछ ऐसा रीजन होगा, इतना स्लो चलेगा। तो बताओ लगाने से क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी वही कंडीशन है, कई सारे 20 से 25 हम ले लेते हैं एक डेटा कि 20 से 25 एम्पियर। मोटर के साथ भी वही हाल है कि 1 सेकंड में इसको चाहिए 20 से 25 एम्पियर, और मिल रहा है क्या? 1 सेकंड में 1 ही एम्पियर दे रहे हैं। हमारे पास जो बैटरी होता है, बैटरी जो है वो भी 1 सेकंड में ऐसा ही काम करते हैं, 1 एम्पियर देंगे, 5 एम्पियर देंगे, 2 एम्पियर देंगे। लेकिन हम लोग को कम समय में ज्यादा करंट की आवश्यकता है इन सब चीजों को चलाने के लिए। जैसे कैमरा का फ्लैश है, तो जब आप फ्लैश को ऑन करते होंगे तो देखते होंगे लाइट का इंटेंसिटी कितना ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा चमक निकलती है बाहर। तो बहुत ज्यादा चमक निकलने का मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज्यादा करंट लेता है, और कितना कम टाइम में हम हल्का सा क्लिक दबाते हैं और फ्लैश जल जाता है ना। तो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और कम टाइम में ज्यादा एनर्जी बैटरी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि बैटरी कम टाइम में हमको ये वाला करंट दे सकता है, जबकि हमको ऐसा चाहिए। लेकिन बैटरी के पास तो इतना पावर है ही नहीं है। बैटरी देगा, इतना करंट देगा, लेकिन इतना करंट देने में उसको बहुत टाइम लगेगा, है ना। धीरे धीरे करके वो करंट यहां तक के पहुंचाएगा, बट उतना देर में तो खत्म ही हो जाएगा जितना। अब जैसे हम कैमरा के सामने किसी का फोटो हमको खींचना है, अब मान लो कि कोई स्टूडियो में गए तुम फोटो खिंचवाने के लिए, और कैमरा के सामने में खड़ा कर दिया, कैमरा में क्लिक किया, और करंट चाहिए फ्लैश के लिए 20 एम्पियर, और दे रहा है 1 एम्पियर, तो कम से कम 1 घंटा लगेगा फ्लैश जलने में। तो 1 घंटा तक तुम खड़े रहोगे? ऐसा हो सकता है कभी? क्या नहीं हो सकता है। अब इसको हम एक आसान भाषा में समझे इसी चीज को कि असलियत में क्या है ये। आप समझ रहे होंगे कि कम समय में ज्यादा करंट की आवश्यकता है, और ज्यादा करंट की आवश्यकता
को पूरा बैटरी नहीं कर सकता, इसलिए हमको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ा, एक ऐसा डिवाइस हम बनाए जो कि ज्यादा करंट को, एक ऐसा डिवाइस बनाए जो कि कम समय में ज्यादा करंट दे सकता है, कम समय में ज्यादा एनर्जी देने वाला डिवाइस जो है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। उसी को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटर। अब हम पंखा में अगर कैपेसिटर लगा देंगे, कंडेंसर लगा देंगे, तो वो क्या करेगा? जैसे हम पंखा का स्विच ऑन करेंगे, पंखा तेज अपना स्पीड पकड़ लेगा ना, बहुत जल्द स्पीड पकड़ लेगा। कैमरा का फ्लैश में कैपेसिटर लगा दिए, वो क्या करता है कि बैटरी से एनर्जी लेकर के जमा कर लेता है। कैपेसिटर भी एनर्जी बैटरी से ही लेगा, लेकिन इसका काम क्या है कि ये 1 सेकंड में ज्यादा एनर्जी दे सकता है ना। जैसे हम इसको एकदम आसान भाषा से आपको समझाते हैं, उम्मीद है कि आप इतना चीज को समझ पा रहे होंगे, और इसको हम एकदम आसान भाषा से समझाते हैं आपको कि जैसे मान लो होली का समय है ना। कई सारे लोग सोच रहे होंगे होली तो चला गया सर तो होली का समय है, मान लो, एकदम अच्छे से समझना कि मान लो ये कोई घर है, ठीक है, और उसका ये छत है, और छत पे एक टंकी लगा हुआ है, ठीक है। ये छत पर एक टंकी लगा हुआ है, और टंकी से एक पाइप निकल रही है, और ये पाइप से हम एक नल लगा दिए, ठीक है। एक नल लगा दिए। तो पाइप से हम लोग क्या किए? एक नल लगा दिया, टंकी है हमारा, और मान लो कि टंकी जो है ये 1000 लीटर का है। कितना लीटर का है? 1000 लीटर का है ना। हम नल लगा दिए यहां पे, और हमारे पास एक और बाल्टी है जो कि 5 लीटर का है। कितने लीटर का है बाबू? 5 लीटर का। 5 लीटर का बाल्टी है, ठीक है। तो अब आप समझिएगा कि हमारे पास जो बाल्टी है 5 लीटर का, मान लो होली का टाइम है, ठीक है, और हम क्या किए कि इस बार होली में है ना, किसी को भी रंग देने से बचना नहीं है ना। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी जो हमारे घर के बाहर से गुजरेगा, हम सबके ऊपर रंग डालेंगे, ऐसा हमने मिशन तैयार किया। तो हम क्या किए कि उसके लिए ज्यादा रंग की जरूरत है, तो हम पूरा टंकीए में रंग घोर दिए, है ना। टंकी 1000 लीटर का था, 1000 लीटर पूरा रंग घोर दिए हम, ठीक है। तो उसके बाद तो हम क्या किए, टंकी में रंग लगा है, टंकी में रंग घोर दिए पूरा 1000 लीटर, ठीक है, और साथ में पाइप लगा करके एक बाल्टी लगा दिए। और बाल्टी का है ना, मान लो यहाँ पे ये बकेट है, बाल्टी है आपका, और बाल्टी का जो साइज है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कितना है? 5 लीटर का। हमारे पास रंग कितना स्टोर है? 1000 लीटर। हमको चाहिए कितना? 5 लीटर। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बाबू? कंडीशन है कि हमको ये जो 5 लीटर रंग है, ये 5 लीटर मान लो हमको एकदम 20 सेकंड में चाहिए। कितना सेकंड में चाहिए? 20 सेकंड में। और हर 20 सेकंड में हमको 5 लीटर मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन लगा दी। मतलब ऐसा समझ लो कि तुम छत पे खड़े हो, छत पे ये नल लगा हुआ है ना, यहाँ पे मान लो छत है, ये छत पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, और यहाँ पे नल लगा हुआ, और आपने क्या कंडीशन लगाया है कि 20 सेकंड में हमको हर 5 लीटर भरा हुआ बाल्टी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से जो आदमी गुजर रहा है, नीचे से जो आदमी गुजर रहा है, वो हर 20 सेकंड में आपके गली से गुजरने वाला। मतलब एक आदमी गुजरा, फिर 20 सेकंड के बाद दूसरा आएगा, फिर 20 सेकंड के बाद तीसरा आएगा, है ना। और आपके साथ में ये कंडीशन है कि आपको 20 सेकंड में ही बाल्टी पूरा भरा हुआ चाहिए, है ना। और आपने ये भी मिशन बनाया है पहले से ही कि हम सबको रंग डालेंगे ना। मान लो कि भाभी टाइप की है ना, ढेर सारी लड़कियां गुजर रही है, और आपको क्या है कि हर पे सब पे रंग डालना है ना, होली का टाइम है। तो आप क्या करोगे? अगर इस नल से अगर पानी लेना चाहोगे तो 5 लीटर का बाल्टी 20 सेकंड में नहीं भर पाएगा, ठीक है। अगर आप नल खोलिएगा तो 5 लीटर का बाल्टी 20 सेकंड में तो भर नहीं पाएगा, क्योंकि आप टंकी से कनेक्ट करके हो, ठीक है। तो अब जब आप बाल्टी लगाइएगा नल के सामने में, तो हो सकता है इस बाल्टी को भरने में मान लो कि मतलब 1 मिनट का टाइम लग जाए, है ना। कितना? 1 मिनट का टाइम लग जाए, या फिर मान लो 40 सेकंड का टाइम लग जाए। और आपको कितना में चाहिए? मात्र 20 सेकंड में 5 लीटर चाहिए। 20 सेकंड में 5 लीटर पानी चाहिए, और जबकि 40 सेकंड में आपको 5 लीटर पानी मिल रहा, तो कम से कम एक आदमी तो आपका छूट ही जाएगा,
है ना, बात समझ में आ रहा। और आपको अगर 20 सेकंड में पूरा 5 लीटर का बाल्टी भरा हुआ रहना चाहिए, तो आपके पास एक और हो सकता है, उपाय हो सकता है कि आप ऐसा करो कि यहां पर एक बड़ा सा है ना गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा बना करके, और इसमें क्या करो, पूरा रंग घोर दो, है ना, बड़ा सा, जिसमें 5 लीटर का बाल्टी आसानी से आ जाए। आपके पास 1000 लीटर स्टोरेज है, लेकिन फिर भी आप चाह करके भी 5 लीटर वाला बाल्टी को 20 सेकंड में नहीं भर पा रहे। क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि आपके पास जो नल लगा हुआ है, वो नल की जो क्षमता है, वो क्षमता 40 सेकंड में भरने का, और आपको कितना में चाहिए? मात्र 20 सेकंड में भरना। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? क्या करोगे? तो आपके पास एक उपाय हो सकता है कि आप वहीं पर एक नाद बना सकते हैं, गड्ढा कर सकते हैं, और उसको आप रंग से भर दीजिए, है ना। अब क्या करना है आपको कि जैसे कोई आदमी गिर रहा है ना, आप बाल्टी उठाए, नाद में डाले, गिरा दिए नीचे, उठाए, गिरा दिए नीचे, और इस नाद को आप डायरेक्ट नल से कनेक्ट कर दो कि अगर इसमें कमी भी होगा पानी का, तो ये पानी को फुल अप करते रहेगा ना। 40 सेकंड में तो 5 लीटर भर ही देगा। और आपके पास ये नाद पहले से कनेक्ट है, मान लो कि ये 20 लीटर का नाद है ना, और आपको सिर्फ तो 5 लीटर चाहिए। 5 लीटर निकालो, फिर गिरा दो, अभी भी आपके पास 15 लीटर है। फिर 5 लीटर निकालोगे, फिर गिराओगे, फिर 5 लीटर इसमें भर जाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में तो भर ही देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमको कम टाइम में ज्यादा पानी की आवश्यकता है, तो हम टंकी से ना लेकर के हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा नाद होना चाहिए जिसमें आसानी से 5 लीटर का बाल्टी आ सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग पंखा में भी जब कंडेंसर को लगाते हैं, है ना, पंखा में जब कंडेंसर को लगाते हैं, तो कंडेंसर का भी सेम वही काम है। जैसा आप समझिए ऐसे करके कि ये टंकी को आप समझिए कि ये बैटरी है, ठीक है, ये क्या आपका बैटरी, और बाल्टी को आप समझिए कि ये पंखा है ना, ये क्या आपका पंखा है बाबू, ये आपका पंखा है। और पंखा को चाहिए 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पंखा को चाहिए 20 एम्पियर करंट। कितना चाहिए आपको? 20 एम्पियर। 20 सेकंड को भी कम कर लो आप, 1 सेकंड में आपको चाहिए 20 एम्पियर करंट। लेकिन आप जब लगा रहे हैं बैटरी से, जब आप कनेक्शन ले रहे हैं और जाकर के पंखा में कनेक्शन को जोड़ते हैं, तो ये बैटरी आपको जो करंट दे रहा है, वो 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट दे रहा है। बैटरी कितना करंट दे रहा है? 1 सेकंड में 1 एम्पियर। जबकि बैटरी के पास जो करंट है, वो मान लो 100 एम्पियर करंट है, और आपको चाहिए मात्र कितना? 20 एम्पियर। लेकिन बैटरी एक बार में 100 एम्पियर नहीं दे सकता है, एक बार में 20 एम्पियर भी नहीं दे सकता है। बैटरी 1 सेकंड में एक बार में कितना देगा? 1 ही एम्पियर देगा। लेकिन पंखा चलाने के लिए कितना चाहिए? 20 एम्पियर चाहिए। तब उस कंडीशन में आपको एक ऐसी नाद की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 1 सेकंड में आपको 20 एम्पियर देते, और वही नाद का काम करता है कंडेंसर। तो जब आप कंडेंसर लगा दोगे पंखा में, तो पंखा कंडेंसर का काम क्या है कि वो पहले से बैटरी से, जैसे आप देख रहे होंगे कि नाद जो है, इसमें पानी कहां से आ रहा? टंकी से ही आ रहा। तो वैसे कंडेंसर में भी करंट कहां से आएगा? बैटरी से ही आएगा। पहले से वो करंट को लेकर के एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे आप स्विच ऑन करोगे, पूरा करंट दे देगा एक बार पंखा को, और पंखा क्या स्पीड पकड़ लेगा। वैसे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वो था, है ना, पहले से वो करंट से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया, और जैसे आप ऑन कीजिएगा, वो फिर से करंट दे देगा। इसी तरह से कैमरा के फ्लैश में भी होता है कि जैसे वो पहले से मोबाइल फोन से करंट मोबाइल फोन के बैटरी से करंट ले लेता है, और जैसे आप फ्लैश को ऑन कीजिएगा, एक बार में ढेर सारा देगा। फिर जब उसका एनर्जी खत्म होगा, फिर से वो बैटरी से ले लेगा, है ना। आपको तो 1 सेकंड में 20 एम्पियर चाहिए, वो कुछ टाइम के लिए चाहिए, फिर तो बैटरी दे ही देगा ना। यहां पर जो है, ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, है ना, फिलअप करने के लिए हमारे पास तो टंकी लगा हुआ है। ये तो कभी नाद पानी खत्म ही ना हो सकता है जब तक ये टंकी खत्म ना हो जाए। यानी जब तक आपका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, तब तक तो आपका पंखा चलते रहेगा, क्योंकि हर बार कैपेसिटर को करंट मिलते रहेगा, और हर बार कैपेसिटर क्या होगा? एनर्जी ज्यादा बढ़ा करके देगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि कंडेंसर क्या है। तो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और कम समय में ज्यादा एनर्जी देता है, जिसके कारण हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट को आसानी से चला सकते हैं। चलिए, तो अब हम डिफाइन कर लिए इसको कि कंडेंसर या कैपेसिटर। हिंदी में देखो बाबू, जो बच्चे हिंदी में सोच रहे होंगे कि हिंदी बताइए सर, तो देखो हिंदी लिख दिए संधारित्र, है ना। तो कैपेसिटर या कंडेंसर किसको कहेंगे? तो वैसा डिवाइस डिफाइन करने के लिए अगर एग्जाम में पूछ लिया तो इस तरह से लिखिएगा, वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसर कहेंगे या कैपेसिटर कहते हैं। चलिए, यहां तक क्या आपका क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोग को कैपेसिटर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम किसी कंडक्टर में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं? क्या हम किसी चालक पर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम किसी चालक पर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर है कि हम किसी चालक पर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, और वो लिमिट से हमारा पंखा चलने वाला है नहीं। जैसे कि मान लो कि एक कंडक्टर है, और इसको जब हम चार्ज देंगे,
तो चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। आपको भी पता है ना कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो कहाँ फैलता है, सरफेस पे। लेकिन हम अगर आवेश का मात्रा और बढ़ा देंगे तो जिसके कारण इसका पोटेंशियल और इंक्रीज करेगा। जितना हम आवेश बढ़ाएंगे, जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा इंक्रीज करेगा, उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। तो जितना हम चालक पर आवेश बढ़ाएंगे उतना इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा आवेश बढ़ा देते हैं तो ये आवेश जो है लीक होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, लीकेज होना शुरू हो जाता है आवेश में। लीकेज का मतलब आप समझिएगा, लीकेज इसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अरे बाप रे, है ना, कोरोना जो चल रहा है ना मार्केट में, ये कोरोना डिस्चार्ज को कहा जाता है। इस लीकेज की घटना को क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना नहीं लगी हो रहा है ना तो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इस पे बहुत ज्यादा आवेश दिए तो ये क्या करता है ना, आवेश अपने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल है ना, हवा का जो कण है, जैसे यहाँ पे हवा का जो पार्टिकल्स है ना, ये हवा के पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ना, ऐसा समझो आप कि हवा के पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो ये वाला प्लस क्या करता है, इसका माइनस को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। और जिसके कारण ये वाला प्लस इसके माइनस को खींच लिया तो इस पे माइनस चार्ज, मतलब माइनस को ये अट्रैक्ट कर लिया तो ये आयोनाइज्ड होना शुरू हो गया, है ना। इस तरह से ये चार्ज हो गया। ऐसा समझ लो कि आसपास का जो हवा का मॉलिक्यूल है ये चार्ज हो जाता है। लेकिन इसके बीच भी एक कंडीशन है कि ये तभी चार्ज होगा जब ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा बना लेगा, है ना। यानी आप समझो ऐसे कि हवा की जो परावैद्युत शक्ति होती है वो 3 गुना से पावर 6 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, आसपास के हवा को भी चार्ज कर देगा। और ये घटना क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना डिस्चार्ज के बारे में, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम आपको समझाना चाह रहे थे कि हम किसी कंडक्टर को जब आवेश देंगे तो वो आवेश जब बहुत ज्यादा आवेश देंगे तो आवेश लीक होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण आसपास के हवा को वो चार्ज कर देगा और आवेश इस पर रहेगा नहीं। ये आवेश देंगे और ये आवेश इसको दे देगा, देंगे इसको दे देगा, है ना। तो आवेश तो स्टोर हुआ ही नहीं, और जब स्टोर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हम लोग को तो स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमने डिवाइस बनाया है, और वो डिवाइस का नाम क्या है, कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। अब आता है क्वेश्चन कि कोई कंडेंसर जो है वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है ना। कोई भी कंडेंसर कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो अगला हेडिंग हम समझेंगे कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। हिंदी में इसको समझेंगे तो ये होता है संधारित्र की धारिता। मतलब कि कोई भी संधारित्र है, कोई भी कंडेंसर है, तो वो कंडेंसर कितना एनर्जी को स्टोर करेगा, है ना। कोई भी कंडेंसर कितना एनर्जी को स्टोर करेगा वो उसकी धारिता से पता चलता है। जैसे कोई बाल्टी में कितना पानी रहेगा, हमने ना बाल्टी खरीदते हैं मार्केट में, पूछते हैं ना कि कितना लीटर का बाल्टी है, तो बोलता है दुकानदार 10 लीटर, और हमको चाहिए 20 लीटर का बाल्टी, तो हम बोलेंगे बड़का वाला दीजिए, है ना। तो उसी तरह से संधारित्र को भी हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं ना, तो उससे बोलना पड़ता है कि हमको इतना पावर का, इतना माइक्रोफैराड का या इतना मिली फैराड का हमको संधारित्र चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो लगा देंगे। पंखा में छोटा संधारित्र लगा देंगे तो थोड़ी नहीं घूमेगा। पंखा में जितना चाहिए, जैसे पंखा में चाहिए 2.5 माइक्रोफैराड, है ना। आपको बता देते हैं कि 2.5 माइक्रोफैराड पंखा में चाहिए संधारित्र ना। कहीं कहीं पे 3 भी है, लेकिन ज्यादातर जो है 2.5 माइक्रोफैराड। अगर इससे ज्यादा पावर का तुम दे दोगे ना तो पंखा का कॉइल जल जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा, है ना। तो दुकानदार कभी कभी ऐसा भी काम कर देता है कि ताकि पंखा खराब होगा तो फिर हमरे इन बनाए लाएगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो संधारित्र की धारिता बेसिकली क्या है बाबू, कि संधारित्र कितना एनर्जी को स्टोर करेगा वो कौन बताता है, संधारित्र की धारिता। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, या जब किसी चालक को हम आवेश, जैसे संधारित्र जो बना हुआ है ये भी 2 चालक से ही बना हुआ है ना। संधारित्र देखो ऐसे बनता है कि एक चालक यहाँ पे लिए, इसको दिए हम बाबू प्लस चार्ज, और इसके बगलिया में एक तो हम अचालक लेके आएंगे। तो प्रेरण की घटना से, प्रेरण आपको पढ़ाए थे, विद्युत प्रेरण, कि जब आवेशित चालक के निकट किसी अनावेशित चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना। तो ये प्लस इसको हम दिए, कहीं से ला करके करंट दिए, बैटरी से करंट ला कर दिए, और ई निकट में जो एक और चालक को ला के रखे हैं, तो ये चालक पे प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आ जाता है।
और Na प्लस आता होगा, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थेट कर देते हैं ना, अर्थेट कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो अब जैसे हम पृथ्वी से जोड़ देते इसका प्लस सब कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। या फिर नेगेटिव टर्मिनल है तो डिवाइस में लगाएंगे तो नेगेटिव वाले से जोड़ देंगे। तो अब ये प्लस और इस पे क्या है माइनस, तो ये भी एक प्लेट है, ये चालक प्लेट है और ये भी क्या है, एक चालक प्लेट है। तो दो चालक प्लेट से मिल करके क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है, कंडेंसर बनता है। कंडेंसर में आप देखिएगा तो दो तार रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उसमें कितना प्लेट है, दो प्लेट है, चालक का दो प्लेट है ना। तो बेसिकली ये चालक का ही प्लेट है। अब इसके अंदर कितना एनर्जी को स्टोर करेगा वो उसकी कैपेसिटी बताती है, धारिता से समझ में आता है। तो जब हम किसी चालक को, हम ऐसा लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब उसका विभव बढ़ने लगता है। उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है ना। जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है, V बराबर Q बटा 4πε0r। तो जितना आवेश देंगे उतना उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है। अर्थात चालक का आवेश विभव के समानुपाती होता है। है ना, विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि आवेश जो होता है ना वो विभव का समानुपाती होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। समानुपाती का मतलब क्या हुआ बाबू, तो समानुपाती का मतलब हो कि जितना हम Q को बढ़ाएंगे उतना भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम Q को 1 रखेंगे, 1 गुना बढ़ाएंगे मतलब 1 के रेशियो में बढ़ाएंगे तो V भी 1 के रेशियो में बढ़ेगा। अगर Q को हम 2 के रेशियो में बढ़ाएंगे तो V भी कैसे होगा, 2 के रेशियो में बढ़ेगा, है ना। जैसे 2 लड़की में लड़ाई जब होता है ना, तो अगर पहला लड़की बात से, अगर मतलब बात से ही लड़ाई कर रही है तो दूसरा भी क्या करेगी, बातें से लड़ाई करेगी। और अगर पहला मारा मारी उतर गया ना, पहले लड़की अगर 1 थप्पड़ मारी तो दूसरा लड़की भी 1 ही थप्पड़ मारेगी। तो हम उसको कहते हैं कि दोनों में जो है ना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि दोनों में अच्छा बैलेंसिंग है। कि अगर एक ठो मारा है ना, फिर बाद में भले छोटा छोटी पे आ जाए, लेकिन लड़का में ऐसा नहीं होता। लड़का में अगर 2 लड़का में लड़ाई हो रहा है ना, तो एक अगर 1 थप्पड़ मारा तो दूसरा 15-20 तो रख ही देगा, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन लड़की में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2 लड़की जब लड़ रही तो दोनों आपस में समान अनुपात में लड़ती है। तो ठीक उसी तरह से आवेश में भी होता है कि जब हम किसी चालक को आवेश दिए 10 कूलम तो 10 के रेशियो में अगर 10 गुना आवेश को बढ़ा दिए तो भी 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आवेश को हम 10 गुना घटा दिए तो भी क्या होगा, 10 गुना घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि Q और V क्या है, समान अनुपात में बढ़ता है, समान अनुपात में घटता है। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, और यहां पे कांस्टेंट क्या देंगे, हम C देंगे, है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा, ठीक है। और जहां C क्या है, जहां C नियतांक है, C क्या है, नियतांक, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं, इसको यहां पे चालक या संधारित्र समझ सकते हो, ठीक है। तो C क्या है, नियतांक है, जिसे हम चालक या संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो चालक या संधारित्र की धारिता कौन हो गया, C हो गया, है ना। Q बराबर C भी। अब इसी में यानी नीचे से हम ऐसे लिखें कि अगर हम C का मान निकालना चाहे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q पहले से है, Q बटा V। तो C बराबर क्या आएगा, Q बटा V आएगा। और जब हम किसी कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं तो हम इस तरह से आवेश देते हैं कि आवेश का मान दे, है ना, आवेश का मान चालक पे तो बढ़ जाए लेकिन विभव ना बढ़े। मतलब हम आवेश बढ़ाएं लेकिन विभव ना बढ़े, मेरा काम भी हो जाए और विभव भी ना बढ़े। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कैपेसिटर को, ताकि उसका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहे और उसका आवेश बढ़ जाए, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ेगी। इस तरह से सारा संधारित्र को डिजाइन किया जाता है और अलग अलग वैल्यू का सारा संधारित्र होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है। तो C बराबर Q बटा V, यानी आवेश और विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अगर और अच्छे से यहां पे लिख ले तो आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, है ना। धारिता का फॉर्मूला धारिता C है, C बराबर क्या आया, Q बटा V आया। इतना लिख लीजिए। चलिए, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया, C बराबर क्या आया, Q बटा
भी आया है ना, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो गया, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे थे। तो C बराबर क्या आया, Q बटा भी आया है ना। तो धारिता बराबर आया आपका C बराबर Q बटा भी। तो अब इसका पहले हम मात्रक लिखेंगे कि धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो अपने से सब लोग बोलिएगा कि इसका मात्रक क्या होगा ना, अपने मन में जरूर बोलना है। तो जैसे आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम पर वोल्ट, इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम पर वोल्ट होता है, इसका मात्रक कूलॉम पर वोल्ट होता है। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धारिता जो होती है वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है ना। तो धारिता जैसे कैपेसिटी, आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है, मापन जो होता है, जैसे मतलब कि पानी, जैसे बाल्टी की कैपेसिटी, तो जो बाल्टी की जो धारिता है वो धारिता का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है ना। बाल्टी को आप ऐसे घुमा दो, वैसे घुमा दो, जैसे भी घुमा दोगे धारिता उसका क्या होने वाला, सेम ही रहने वाला। तो जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। तो धारिता क्या होगा, अदिश राशि। तो विद्युत धारिता अदिश राशि है। चलिए तीसरा नंबर, इसका विमा क्या होगा, धारिता का विमा क्या होगा। तो आवेश का विमा होता है 80 और विभव का विमा हो जाएगा कितना, W/Q होता है ना। तो ml/2T-3 A-1। तो फाइनली m ऊपर जाएगा तो m-1, l ऊपर जाएगा तो l-2, T-3 ऊपर जाएगा तो +3 और एक 3 पहले से तो 4 हो जाएगा। A-1 ऊपर जाएगा तो +1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना। तो m-1 l-2 T4 A2। तो इसका विमा इसका विमा हो जाएगा m-1 l-2 T4 A2। तो इसका विमा क्या हो गया, m-1 l-2 T4 A2। चौथा पॉइंट जो है कि धारिता ऋणात्मक हो सकता है क्या, तो आंसर है विद्युत धारिता हमेशा धनात्मक होता है। विद्युत धारिता हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, 2, 4, पांचवा पॉइंट है ना। तो पांचवा पॉइंट, क्या धारिता, क्या किसी संधारित्र की या किसी चालक की धारिता आवेश पर और विभव पर निर्भर करता है। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, है ना। जैसे बाल्टी की जो धारिता है वो पानी पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि पानी पतला आ रहा है या पानी गाढ़ा आ रहा है ना, पानी में कुछ मिलावट आ रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। धारिता एक फिक्स वैल्यू होता है कि ये 20 लीटर है तो 20 लीटर ही रहेगा, 40 लीटर है तो 40 लीटर रहेगा। तो वैसे ये जो धारिता ना उसके बनावट पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ ऐसे भी चीज़ है कि 2 प्लेट जो लिए रहते संधारित्र बनाने के लिए, जो 2 प्लेट लिए हैं, तो प्लेटों के बीच के माध्यम पे भी डिपेंड करता है कि ये माध्यम क्या हवा है या फिर कोई ऐसा प्रावैद्युत पदार्थ है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। और चालक के मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, चालक के क्षेत्रफल पे। तो हम ऐसे लिखेंगे कि धारिता जो है, धारिता चालक के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर, यानी प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है ना। आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है ये, ठीक है। धारिता जो होता है वो ना तो आवेश पर डिपेंड करता ना तो विभव पे। ठीक उसी तरह से जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे तो R बराबर होता है V/I। तो R जो है एक फिक्स वैल्यू है, किसी भी तार का, किसी भी मटेरियल का प्रतिरोध जो है एक फिक्स वैल्यू होता है उस तार के निश्चित लंबाई पे, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी तार है, 1 मीटर का तार है, अब उस 1 मीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा ना, वो फिक्स वैल्यू है। चाहे आप उसमें से 1 एम्पियर करंट भेजिए, चाहे 10 एम्पियर भेजिए, चाहे 50 एम्पियर भेजिए, उसका जो रेजिस्टेंस है वो वही रहेगा। जितना उसको रोकने की क्षमता है वो उतने रोकेगा, चाहे आप 10 भेजिए चाहे 50 भेजिए। तो ठीक उसी तरह से धारिता जो है
वो धारिता आवेश विभव पर डिपेंड नहीं करता बल्कि क्षेत्रफल पे। अगर हमको धारिता वगैरह को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल या तो प्लेट के बीच की दूरी या तो प्लेट के बीच के माध्यम को ही हम चेंज करेंगे, तभी मेरा धारिता में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो धारिता के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया। धारिता क्या होता है, फॉर्मूला क्या क्या उसका मात्रक होता है, किस पे वो डिपेंड करता है ना। अब आगे हम देखेंगे कि किसी चालक की धारिता कितनी होती है, जैसे गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, उसके बाद फिर संधारित्र की धारिता देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो अब हम एक हेडिंग लगाएंगे, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। गोलीय मतलब कोई भी गोला जो चालक हो, हम उसकी धारिता निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ देर के बाद पृथ्वी को भी गोला मान करके, पृथ्वी के पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन है ना, तो हम उसका भी धारिता ज्ञात कर लेंगे, जो हमारे पास फार्मूला आने वाला है। अब इस फार्मूला से आप कोई भी गोला हो, चाहे वो बड़ा रहे छोटा रहे कुछ भी रहे, हम उसकी धारिता ज्ञात कर लेंगे। अभी जो हमारे पास फार्मूला आएगा, तो हेडिंग क्या लगाएंगे, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिए होंगे तो कमेंट कर देना, है ना। ऐसे तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि हम एकदम ठीक ठाक हैं। चलिए तो मान लो कि मेरे पास एक गोला है, गोल बनवेन करता है। चलो मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है ना। ऐसा एक सिंगर था, वो मान लिया कि मेरा दिल तोता बन जाए, है ना। सोचो जब दिल तोता बन जाएगा तो फिल्मों के नाम कैसे होते, तोते वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा डीप कर दें। अब ठीक है। चलिए तो ये गोला है और चालक गोला है। क्या है ये, चालक गोला है। सपोज इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। त्रिज्या कितनी है इसकी, r। अब जब हम इस गोले को कहीं से भी ला करके आवेश देंगे, मान लो प्लस क्यू आवेश दिए कहीं पे ला करके, कहीं से भी ला करके, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस गोले के सरफेस पे फैल गया। कहाँ फैल गया, सरफेस पे फैल गया, ठीक है। यानी हर जगह पे, आपके घर में अगर कोई डेगची होगा तो उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि जब आप उसको चार्ज दीजिएगा तो हर तरफ, हर साइड में आवेश फैल गया, पूरे सतह पे फैल गया। यानी कि गोला के हर एक बिंदु पर विभव का मान समान है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल भी है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी पूरे गोले के हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या समान है। हम इसको समविभवी पृष्ठ भी कह सकते हैं। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छा। प्लस क्यू आवेश दिए हैं, सपोज ये सेंटर पॉइंट है। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, जैसे ये बल रेखाएं जब देखेंगे तो बल रेखाएं कुछ ऐसा दिखेगा, इधर से ऐसे निकल रहा बल रेखाएं, इधर से ऐसे निकल रहा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। मतलब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस गोला पर जो चार्ज दिया गया है वो पूरा का पूरा चार्ज गोला के केंद्र में जमा है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि केंद्र में एक मुट्ठी में एकदम आवेश को जमा कर दिया है और सबसे उसी आवेश से चारों तरफ बल रेखाएं फैल रही है। यानी कि आवेश तो सतह पे है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश कहाँ पे है, सेंटर पे है ना। आवेश कहाँ पे है, सेंटर पे। अब हम सतह पे विभव निकाल लेंगे। तो चलो माना एक गोला, ये तो है ना सदियों से चला रहा, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है ना। और इस गोले पर q आवेश दिया गया। तब गोले के सतह पर विभव, हम लोगों को धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, धारिता। बट धारिता निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इसमें इंक डालना, वहीं होगा। धारिता निकालने के लिए जो फॉर्मूला आया बाबू, वो C बराबर क्या आया था, Q बटा V।
तो ये तो पता है हमको कि कितना आवेश दिए Q, लेकिन भी हमको नहीं पता है, तो पहले हम भी निकाल लेंगे। और जब क्वेश्चन भी बनाएंगे तो ऐसे ही काम करना है कि हो सकता है क्वेश्चन में C भी दिया हुआ है, Q निकालने बोल दे, Q भी दिया हुआ है, C निकालने बोल दे। तो हमको देखना है कि हमारे फॉर्मूला में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो देख रहे हैं कि इस गोला को कितना आवेश दिए Q चाहिए भी, Q दिया हुआ भी है। अब क्या निकालना है हमको, भी निकालना है। तो भी कैसे निकालेंगे, तो विभव पहले निकाल रहे हैं, है ना। तो भी बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, रट्टा मार मार के पढ़े थे, क्यूब आई 4 पाई एप्सिलॉन आर। भी बराबर क्या पढ़े हैं, क्यूब आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़े हैं, है ना। चलिए, तो Q का मान Q ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जैसे था एकदम सेम डिट्टो वैसे लिख दिए। भी बराबर इतना आया। अब धारिता निकाल लेंगे, C बराबर Q बटा भी, Q बटा भी का वैल्यू कितना आया, क्यूब आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q ने Q को मार दिया तो बचा कौन, 4 पाई एप्सिलॉन आर, और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका धारिता आ गया, यानी किसी भी गोलीय चालक की धारिता कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, हर कुछ समझ में आ रहा, पूरा चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलिए, तो क्वेश्चन लिए हम लोग, एक संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर संधारित्र में 24 माइक्रोकूलम आवेश संचयित होता है, तब संधारित्र की धारिता बताएं, है ना। तो चलिए एक बार अपने से कोशिश कीजिए, ये दिख रहा है 24 माइक्रो। चलिए, तो एक बार अपने से एकदम क्लास वाला फीलिंग लेना है ना, जैसे क्लास में पढ़ाते थे तो क्वेश्चन देने के बाद 1-2 मिनट टाइम लेते थे, वैसे एकदम आप अपने से एक बार जरूर ट्राई करो। क्वेश्चन है, एक संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया और कुछ देर तक के जोड़ते हैं तो उस संधारित्र में 24 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। तो आपको बताना है कि उस संधारित्र की कैपेसिटी कितनी है, धारिता क्या है उसका, है ना। चलिए बनाइए। चलिए, बन गया। चलो, जिससे जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना बहुत अच्छी बात है उसके लिए भी, है ना। एक बार सीख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही देंगे, और इस बार सबसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो सबसे बड़ा वाला गधा तुम ही हो, है ना। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैटरी कितना है, 12 वोल्ट का। अभी हम बहुत कुछ सिखाएंगे यहाँ पे, कुछ जो है टॉपिक्स में हम नहीं सिखाएंगे, जैसे संधारित्र का सिंबल क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो वैसे संधारित्र का, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये होता है कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर लिए और इसको हम ला करके 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। प्लस वाला से जोड़े तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, माइनस वाला से जोड़े तो इस पर माइनस आ गया, या फिर इंडक्शन की वजह से इस पर माइनस आता है, ठीक है। तो ये प्लस और ये फिर माइनस। तो बैटरी कितना है, 12 वोल्ट का, भी बराबर 12 वोल्ट, और आवेश कितना जमा हुआ इस पर, 24 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछा गया कि ये कैपेसिटर का धारिता कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, धारिता का C बराबर क्या होता है, Q बटा भी, C बराबर Q बाई भी। सिंपल तो है ना। तो Q का वैल्यू कितना है, 24 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पावर -6, और बटा भी का वैल्यू कितना है, 12, 12 दूना 24, 2 गुने 10 पावर -6 कूलम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। या फिर एक और मात्रक होता है धारिता का, जो बड़ा ही फेमस टाइप का मात्रक है, वो क्या है, फैराड। क्या होता है, फैराड होता है ना, फैराड। यानी 2 गुने 10 पावर -6 कूलम पर वोल्ट, या फिर इतना फैराड। यानी इसी को हम लिख सकते हैं कि ये जो संधारित्र है, इसकी जो धारिता होगी वो कितना होगा, 2 गुने 10 पावर -6 फैराड होगा। आंसर। अच्छा, इसी को और क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं -6 है ना, तो माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं। 2 गुने, क्योंकि -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो, तो 2 माइक्रो फैराड। ये भी आपका आंसर है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन का 3 तरह का आंसर निकाल दिया ना, है ना। कूलम पर वोल्ट, या फिर फैराड, या फिर -6 को हम माइक्रो फैराड लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से,
रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन थोड़ा से चेंज कर दे रहे हैं और आप अपने से बना के दिखाइए। मान लो हम 12 वोल्ट के जगह पे कर दिए कि 10 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं और संधारित्र में आवेश सपोज मान लो कि 150 नैनो कूलम जमा हो गया, तो आप बताइए कि संधारित्र की धारिता क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपने से बनाइए एक बार। छोटा वाले कपड़ा और था ना, छोटा। चलिए बन गया है क्वेश्चन। बन जाए तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करो यार, रिस्पांस मिलेगा तब तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। रिस्पांस नहीं मिलता है ना तो बड़ा अजीब लगता है ना, मतलब लगता है क्या बनाया वीडियो है ना, कोई ध्यान ही नहीं देता है। कई सारे लोगों को फ़ोन भी किया गया था, कुछ लोग से बात भी हुई है, कुछ लोग के गार्जियन से बात हुई है ना। अपने गार्जियन से पूछ लीजिएगा कि सर फ़ोन किए कि नहीं किए हैं। तो बस हम लोग इसी के रिगार्डिंग फ़ोन किए थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, कुछ को पता भी नहीं था कि क्लास चल रही है। तो आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं है ना, उसको अगर पता नहीं तो बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करा कि एक संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, तो V बराबर कितना है 10 वोल्ट, और संधारित्र में आवेश कितना आ गया 150 नैनो कूलम। आवेश को Q से लिखते हैं, Q बराबर 150 नैनो कूलम। नैनो को हटाने के लिए कितना से गुना करते हैं, जल्दी बोलो। नैनो को हटाने के लिए 10 पे पावर -9 से गुना करते हैं, तो -9 कूलम हो गया Q। अब धारिता निकालना है, तो चूंकि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V। Q का वैल्यू 150 गुने 10 पे पावर -9, V का वैल्यू 10, 15 दही के 150, 15 गुने 10 पे पावर -9 फैराड है ना। अब -9 है, इसको हम लोग नैनो भी लिख सकते हैं, 15 नैनो फैराड आंसर हो जाएगा। इस तरह से पिको भी आएगा, कई जगह पे पिको यूज किया जाता है, क्योंकि जो धारिता हम लोग यूज करते हैं जो संधारित्र यूज करते हैं उसकी धारिता बहुत ही कम रहती है ना, मतलब बहुत कम होता है, कोई फैराड में नहीं रहता है। जब भी रहता है तो वो माइक्रो में, मिली में, नैनो में है ना, पिको में, इसलिए ये सब वर्ड यूज किया जाता है। आपका जो भी आपका ये है प्रीफिक्स है वो यूज करते हैं। चलिए तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अभी हम लोग कई सारा क्वेश्चन लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारा कुछ करेंगे हम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन अपने से मन में एकदम अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले की धारिता क्या होगा। अब आ गया गोला वाला है ना, कि जब गोलीय चालक को हम आवेश देंगे तो उसकी धारिता क्या होगा। तो हमने जो अभी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर 4πε0r। ये फॉर्मूला ना तो आवेश पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, सिर्फ ये डिपेंड करता है आर पे, सिर्फ त्रिज्या पे डिपेंड करता है ना। बाकी 4πε0 तो कांस्टेंट है, आपको भी पता है। चलिए तो एक बार अपने से बनाइए है ना। अभी हम बता रहे थे कि अगर आप अपने से ना अपने मन में सोच लिए कि हमसे क्वेश्चन बन जाएगा तो जरूर बनेगा है ना, गलती होने का चांस ही नहीं है। एकदम पॉजिटिव रहना, डरना नहीं है ना। अभी तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो यार, तो डर किस बात की, एकदम मन में एकदम बना लो कि हमको क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है। जिद पे आ जाओ, एकदम वीडियो पॉज करके एकदम हम बना के रहेंगे, ऐसा वाला जिद होना चाहिए आपके अंदर। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए बन गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 मीटर त्रिज्या है ना, त्रिज्या को हम r से लिख देंगे, r बराबर 1 मीटर। बोला गया धातु के गोले की धारिता बताइए, C बराबर वाट। C बराबर फॉर्मूला क्या हो गया 4πε0r। 4πε0 का मान 1/9 × 10⁻9 होता है ना जी। कई सारे लोग सोचे 4πε0 का मान 1/9 कैसे हो गया। देखो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। हम लोगों को 4πε0 चाहिए, तो हम 4πε0 को इधर भेज देंगे तो 9 वाला इधर आ जाएगा। तो जब हम 4πε0 को 9 वाले की जगह पे भेजे और 9 वाले को 4πε0 के पास लेके आएंगे तो 1/9 × 10⁻9 इज इक्वल टू 4πε0 हो जाएगा ना। प्रोजेक्टर शट डाउन कर दो ना, पहला बटन जो है ना, पहला बटन ग्रीन वाला हाँ छोड़ दो। तो 4πε0 बराबर कितना आ गया 1/9 × 10⁻9 आ गया। चलिए क्लियर है।
अब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁻9 फैराड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 9 का मतलब क्या होता है नैनो, तो C बराबर 1/9 नैनो फैराड हो जाएगा, है ना। आंसर आपका हो गया। तो कुछ तो है नहीं। इसी में अगर मान लो कि हम आगे क्वेश्चन ले लें कि यदि, अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तब इसकी धारिता बताएं। चलिए, जो इसको बना देगा उसको एक डेयरी मिल्क फ्री मिलेगा। इसकी धारिता बताएं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, बना करके भेजोगे तब। चलिए, डेयरी मिल्क जिसको खाना है बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन आपके पास है, और जिसका नहीं बना था ये वाला क्वेश्चन वो आप इसको नोट डाउन कर लो। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तब इसकी धारिता बताएं। चलिए बनाइए। चलिए, बन गया है। सबसे यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, बस सिर्फ करना क्या है यार, है ना, त्रिज्या मालूम है ही है, 1/9 से गुना कर देना है, बस यही तो करना है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। अभी हम लोग एकदम आराम से समझ रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर समझ रहे हैं। आगे बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आने वाला है। ने कई सारे ज्ञानी लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे, है ना, कि क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, ना, मन ही मन गाली भी दे रहे होंगे हमको। खैर आएगा क्वेश्चन, नेटवर्किंग वाला भी आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे। तो आर बराबर कितना दिया हुआ 6400 किलोमीटर, तब इसकी धारिता पूछा गया। सी बराबर वाट, सी बराबर 4πε0 आर। 4πε0 का मान 9 आर 6400 किलोमीटर, पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6400 किलोमीटर में 6400,000, यानी कि 10⁻³ से गुना करते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। 6400 गुने 10⁻³ 1/9 गुने, सब पावर को एक जगह पे कर देते हैं, 6400 गुने 10⁻³ 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, होगा ना। चलो, 1/9 गुने 6400 यानी 64 गुने 100, 100 का मतलब 10⁻², उसके बाद जैसे है 10⁻³ गुने 10⁻−9, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 9 जाएगा -4, 1/9 गुने 64 गुने 10⁻−4। देख लेना एक बार, सब कुछ सही है ना। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सते 63, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 गुने 10⁻−4, यानी कि 711 करेंगे तो 2 जीरो है, ऊपर जाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा इसका, तो -6 हो जाएगा 711। देखो, इधर जब हम पॉइंट से जब इधर बढ़ेंगे ना तो पावर घटेगा, और जब पॉइंट से इधर बढ़ेंगे तो पावर बढ़ेगा। घटना का मतलब है कि माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस है, पहले से माइनस था तो इसका पावर बढ़ गया। तो 711 गुने 10⁻6 फैराड। सी बराबर आया, इसलिए सी बराबर -6 था ना, तो -6 को क्या लिख देंगे माइक्रो फैराड। चलिए, क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ना। एक चालक की धारिता 3 माइक्रो फैराड है। आगे कह रहा है कि Q आवेश देने पर जब उस चालक या फिर संधारित्र, यहाँ पे आप चालक या फिर संधारित्र दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, दोनों में से कुछ ही मान सकते हैं। तो एक संधारित्र की धारिता कितना है 3 माइक्रो फैराड, और जब इसको हम Q आवेश देते हैं तो इसका विभव कितना हो जाता है 50 वोल्ट हो जाता है। तब आपसे पूछा गया कि Q का मान बताइए। मतलब एक संधारित्र है, उसका धारिता पता है हमको, और जैसे ही हम Q आवेश दिए तो उसका विभव क्या हो गया 50 वोल्ट। तो कितना आवेश दें कि उसका विभव 50 वोल्ट हो जाए, ये आपसे पूछा गया। चलिए, बनाइए एक बार अपने से क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके एकदम क्वेश्चन अपने से बनाइए। गलत तो गलत, सही तो सही, है ना, बाद में तो फिर सही करने वाले हम ही हैं, लेकिन अपने से ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आप अपने से नहीं बनाओगे यार तो नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने से नहीं बनाओगे तो, है ना।
एकदम पेन कॉपी एकदम ले करके बैठिए और अपने से बनाइए, बिल्कुल। चलिए, और जो बना लेगा अपने से समझ लो कि उसका एयरफोर्स पक्का निकल जाएगा, क्योंकि ये सब जितना क्वेश्चन ले रहे हैं ना एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर से रिलेटेड है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे लेंगे जो जेई मेंस से भी रिलेटेड होगा, लेकिन फिलहाल मेंस तक की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, मेंस तक की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये सब जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन खास करके आपका एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया था। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बनाते हैं। अगर आपसे बन गया होगा ना पक्का एकदम समझ लो कि आपका एयरफोर्स हो गया है ना। तो एक चालक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, क्यू आवेश देने पर इसका विभव कितना हो जाता है, 50 वोल्ट हो जाता है। तब क्यू का मान बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैराड। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। क्यू का वैल्यू पूछा गया। अरे कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्यू बराबर सी भी। कई लोग सोच रहे होंगे क्यू बराबर सी भी, तो पढ़े ही नहीं सर। अरे बेवकूफ, सी बराबर पढ़े ना क्यू बाई भी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर भी इनने गुना होगा ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी। क्यू बराबर सी भी। अब सी का वैल्यू 3 माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6। भी का मतलब भी दिया हुआ 50, 50 दिया 150 गुने 10 से पावर -6, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 150 कूलम। और 10 से पावर -6 का मतलब कितना होता है, माइक्रो कूलम। तो 150 माइक्रो कूलम आपका आंसर हो गया। चलिए, जिसका जिसका 150 माइक्रो कूलम आया होगा पक्का उसका एयरफोर्स एकदम हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करना। अब ऐसा नहीं कि इसको बना करके सो जाओ, है ना। सर तो बोलिए दिए एयरफोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत इसी तरह से रखना है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब बनाइए आप अपने से। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 300 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 40 माइक्रो कूलम प्रति सेकंड से आवेशित किया जा रहा, तब 10 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी उसी से रिलेटेड है, एयरफोर्स नेवी से, है ना। जो बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो वीडियो ना भी देखेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। बिहार बोर्ड वाले के लिए 1-2 क्वेश्चन पहले से जो बता दिए, पहला दूसरा क्वेश्चन, वो काफ़ी है। बाकी जो बच्चे आगे इंटरेस्ट रखते हैं कि हमको कहीं जाना है ना, लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है ना, ऐसी पैदा होकर के मर नहीं जाना है, तो उसके लिए ये सब है ना। पॉजिटिव सोच बना के रखो यार, और कुछ ना कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। जो माँ बाप नाम दिया है वही नाम से अपना ज़िंदगी मत गुजारो, है ना। कुछ बनो भी, है ना। वो तो नाम है ही है, नाम के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी लगाइए आप। चलिए, तो ये क्वेश्चन अपने से बनाइए एक बार, वीडियो पॉज करके। सारा चलो देखो कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि यदि 300 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 40 माइक्रो कूलम पर सेकंड से आवेशित कर रहे हैं, है ना। मतलब कि एक संधारित्र है, उसकी धारिता कितना है, 300 माइक्रोफैराड, है ना। कोई भी एक कैपेसिटर है, एक कंडेंसर, मान लो पंखे वाला कंडेंसर है, और उसका धारिता कितना है, 300 माइक्रोफैराड, और उस संधारित्र को हम 1 सेकंड में 40 माइक्रो कूलम दे रहे हैं। तो बोला गया कि 10 वोल्ट होने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में हम जो 40 माइक्रो कूलम आवेश दे रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना वोल्टेज हो रहा है। तो 1 सेकंड में हमको अगर पता चल जाएगा तो 10 वोल्ट निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो पहले तो हमको देखना है कि 1 सेकंड में कितना वोल्टेज हो रहा है। तो जब हम 40 कूलम आवेश दे रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं, C बराबर दिया हुआ है 300 माइक्रोफैराड और Q बराबर दिया हुआ है 40 माइक्रो कूलम, और कितना देर में हम दे रहे हैं, 1 सेकंड में। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना वोल्टेज बनेगा, कितना विभवांतर चालक के प्लेटों के बीच आएगा। तो भी निकालना है ना। तो चूंकि C बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बटा भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। भी निकालना है, C इधर चला गया, भी इधर आ गया। Q का वैल्यू कितना है, 40 माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6। भी का वैल्यू निकालना, सॉरी C है ना, C का वैल्यू कितना है, 300 माइक्रोफैराड। 300 गुने 10 से पावर -6,
-6 से -6, 1 0 से 1 0, मतलब 4/30 वोल्ट। यानी कि जो संधारित्र था वो संधारित्र में 1 सेकंड में कितना विभव आ रहा था? 4/30, है ना। यानी 4/30 वोल्ट विभव आने में कितना टाइम लग रहा है संधारित्र को? 1 सेकंड। तो 10 विभव आने में कितना टाइम लगेगा? निकाल लेना। अब यहाँ से एक ही नियम, चूंकि ऐसे करके लिखेंगे 4/30 वोल्ट होने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 वोल्ट होने में 1/4/30, 30 ऊपर चल जाएगा यानी 30/4 हो जाएगा। इसीलिए 10 वोल्ट होने में 30/4 गुने 10, है ना। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 से 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी कितना समय लगेगा? 75 सेकंड लगेगा। तो 10 वोल्ट प्राप्त करने में कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा? 75 सेकंड लगेगा। चलिए, जिसका 75 आ गया था बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन के, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, इसे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तब बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन देखो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया और 1 नंबर में पूछा जाता है ना। तो आपको हम पहले डिटेल्स में बता देते हैं, उसके बाद आपको किस तरह से बनाना है वो शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। तो पहले आप डिटेल्स में समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। एक ही नंबर में आता है और हर साल पूछ ही लेता है ना, कई सालों से पूछ रहा है ये क्वेश्चन, शायद इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 64 समरूप बूंद है और सबको मिला करके हम एक बड़ा बूंद तैयार करते हैं, तो बताइए कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? जबकि 64 समरूप बूंद जो है, यानी 64 बूंद जो है, उसमें से प्रत्येक की धारिता हमको पता है 5 माइक्रोफैराड। मतलब कुछ इस तरह से है कि ऐसा ऐसा हमारे पास छोटका छोटका 64 बूंद है ना। 64 तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप समझ जाओ इतना कि ये 64 है, ठीक है। और सबको मिला करके हम एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो पूछा गया कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? तो ये गोला है, कैसा है? ये गोलाकार है। और अभी हम पढ़े हैं कि गोला की जो धारिता होती है वो कितना होता है? 4πε0 r के बराबर होता है। गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0 r। अब इसी से बनाएंगे। अगर आपसे बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा कि ऐसा ऐसा 64 बूंद है और सबकी धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराड। मतलब इसका धारिता 5, इसका भी धारिता 5 माइक्रोफैराड, इसका भी धारिता 5, ऐसे जितने सारे बूंद हैं सबकी धारिता क्या है? 5 माइक्रोफैराड। और सब के सब कैसा? समरूप है। इसका मतलब है कि इसका रेडियस अगर r, तो इसका भी रेडियस r, इसका भी r, इसका भी r, सबका रेडियस भी क्या है? r। और सब मिला करके हम बड़ा बूंद बना लेते हैं। और मान लो कि जो बड़े बूंद है उसके त्रिज्या r है, कैपिटल R। तो इसकी धारिता पूछी गई। हम लोग को धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए? केवल सिर्फ r चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को? r चाहिए। अगर r मिल जाएगा तो धारिता मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है? बड़े बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, छोटे बूंद की धारिता C बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4πε0 r। यही ना होता है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, फॉर्मूला में थोड़ी ना अंतर होगा। C बराबर 4πε0 r और त्रिज्या हमने पहले से कितना माना? r। और C ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। छोटका बूंद का धारिता तो पता है ना, छोटका कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो C 5 है बराबर 4πε0 r। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है? C के बराबर। अब हम निकालेंगे बड़े बूंद की धारिता। तो बड़े बूंद की धारिता कैसे निकालेंगे? क्योंकि बड़े बूंद की धारिता निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो बड़ा बूंद का तो पता ही नहीं है, तो त्रिज्या पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या देखो कैसे निकालेंगे? तो देखो 64 सबको मिला करके ही ने हम बड़ा बूंद बनाए हैं। तो जितना इधर वाला आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। आयतन में तो दोनों बराबर रहेगा। एरिया में भले इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, मतलब सब एरिया इक्वल है लेकिन इसका एरिया अलग हो जाएगा। तो एरिया में अलग अलग है, लेकिन जब हम सबको जोड़ देंगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना इसका भी आयतन होगा, है ना।
जैसे कहने का मतलब है कि 1 गिलास पानी है, ठीक है, और 1 गिलास में 200 ml पानी है, और उस पूरे पानी को हम एक कटोरा में डालते हैं और पूरा का पूरा पानी उस कटोरे में भर जाता है। जैसे गिलास है पूरा भरा हुआ, और भरा हुआ गिलास का पानी अगर हम कटोरा में डालें और कटोरा का पानी भी पूरा भर गया, तो हम कह सकते हैं कि कटोरा का जो आयतन है और गिलास का जो आयतन है, दोनों आयतन बराबर होगा। एरिया में दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जब गिलास का हम एरिया निकालेंगे तो वो शंकु के जैसा है ना, शंकु का एरिया निकालेंगे। कटोरा का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो अर्धगोला के जैसा काम करेगा। तो एरिया दोनों का डिफरेंस हो सकता है, बट आयतन दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि पानी दोनों में सेम आ रहा है ना। तो वैसे ये 64 बूंद है, तो ये 64 बूंद को मिला करके ही बड़ा बूंद बना रहे हैं। तो जितना ये 64 का आयतन होगा उतना बड़ा बूंद का होगा, यानी कि हम ऐसे लिख देंगे कि 64 बूंद का आयतन बराबर बड़ा बूंद का आयतन। चलिए, अब 64 बूंद का आयतन, तो ये गोला है, और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसलिए लिए क्योंकि छोटका का त्रिज्या स्मॉल आर है। बड़ा बूंद की त्रिज्या आयतन तो 4/3 इंटू पाई और आर क्यूब, यहाँ पे कैपिटल आर है, और ये कैपिटल आर का ही तो मान निकालना है। चलिए अब देखेंगे कट रहा कौन कौन। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये गुना का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा 64 आर क्यूब, और यहाँ बचा सिर्फ आर क्यूब। हम लोगों को ये त्रिज्या चाहिए आर, तो क्यूब रूट को हम इधर भेजेंगे, तो आ जाएगा क्यूब रूट 64 आर क्यूब इज इक्वल टू आर। देखो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4, और आर का क्यूब निकलेगा आर, तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया, 4r आ गया ना। आर बराबर कितना आया, 4r। अब हम बड़े बूंद की धारिता निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं बड़े बूंद की धारिता। चलिए, बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 4πε0r। अच्छा, आर हम क्यों लिए, क्योंकि बड़ा बूंद की त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है ना। हाँ, चलिए, तो 4πε0 आर का देखो वैल्यू कितना आया, 4r आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4r। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, देखो 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर है ना। मेरे नज़र से देखो एक बार इसको, तो 4πε0 आर, 4πε0 आर दोनों जगह पे, तो यहाँ पे 4πε0 आर किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 4πε0 आर को हम 5 के बराबर लिख सकते हैं, और इंटू 4, तो C बराबर हो जाएगा 5 × 4 यानी 20 माइक्रोफैराड। यानी जो बड़ा बूंद है उसकी धारिता कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। समझ में आया, तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर है। तो ये तो आपका पूरा डिटेल्स में था, है ना। अब हम लोग देखो सिंपली क्या किए, एकदम सिंपल, एकदम समझ लो। तो हालांकि हम अभी फॉर्मूला भी दे देंगे कैपिटल से निकालने का, लेकिन अगर सिंपली हम देखें तो सिंपली क्या किए हैं कि जो छोटा बूंद जो भी रहेगा, छोटे बूंद की जो संख्या है उसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। छोटे बूंद की संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे और प्रत्येक धारिता में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 64 है, तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, 4, और 1 का धारिता 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, आंसर 20। सिंपल है ना, हल्का। अब अगर मान लो कि यहाँ पर 27 समरूप बूंद है और प्रत्येक की धारिता 5 है, तो पहले हम 27 का क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, जल्दी बोलो। 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, 3 × 9 9 × 27, तो 3 हो जाएगा, और प्रत्येक की धारिता 5, तो 5 × 15, यानी बड़ा बूंद अगर बनाते हैं हम 27 समरूप बूंद से बड़ा बूंद बनाते हैं तो उसकी धारिता कितना आता है, 15 माइक्रोफैराड आता है। इसी तरह से 125 रहेगा, तो 125 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अगर ये चेंज होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर मान लो 5 की जगह पे 6 कर दिया तो 6 से गुना करेंगे, 7 कर देगा तो 7 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये लिख लो। और भी क्या हो सकता है तरीका इसका, जैसे C निकालना है, जब हमको ये C निकालना है ना, तो C निकालने के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो C निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक तो लेंगे C और दूसरा लेंगे n पे पावर 1/3। n जो है वो बूंद की संख्या, ठीक है, वही चीज है जो बता रहे हैं हम, जहां n अगर दोनों C में कंफ्यूजन हो रहा ना
तो इसको हम सी डैश मान लेते हैं, बड़ा बूंद की धारिता को सी डैश मान लेते हैं। सी डैश छोटा सी हम लिख देंगे, जहां एन बूंद की संख्या, ठीक है। सी डैश ज़्यादा मतलब खिचड़ी हो जा रहा है ना, बाद में इसको ऐड करते हैं। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम ऐड कर देते हैं। जैसे देखो छोटा बूंद की संख्या हमको मालूम रहे, और जैसे सेम क्वेश्चन ऐसे कि बड़े बूंद की धारिता निकालना हो, तो हम ऐसा निकालेंगे सी डैश बराबर एन पे पावर 1/3 इंटू सी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जहां सी डैश क्या है, तो सी डैश है बड़ा बूंद की धारिता, बड़ा बूंद की धारिता है ना। एन क्या है, बूंद की संख्या है, छोटा बूंद जो है ना उसकी संख्या है, बूंद की संख्या। सी क्या है, तो छोटा बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता है ये, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि तीनों चीज क्लियर हो रहा है कि सी डैश क्या है, बड़े बूंद की धारिता, एन क्या है, बूंद की संख्या, और सी क्या है, छोटे बूंद की धारिता। तो ये आपका क्लियर हो गया है ना। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं यहाँ तक के, आगे हम ये वाला क्वेश्चन, पहले तो है कि हम जितना क्वेश्चन आज किए हैं सारा क्वेश्चन का हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम अपने से बनाने के लिए देंगे, वो भी टेलीग्राम पे ही रहेगा, आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अपने से बनाइए उस क्वेश्चन को, और अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।